उसका गोल्डन रूल अपना क्या होता है, जो वास्तविक खाता होता है, जो चीज आती है वो चीज डेबिट, जो चीज आती है वो चीज डेबिट, और जो चीज जाती है वो चीज क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल हो गया कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट, किसी हमारे जो भी जैसे हमने गौर सरकार से हम पैसा लेते हैं तो सरकार हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो जाएगी। ठीक। कोई राम श्याम किसी भी टाइप के पर्सनल जिसमें वो व्यक्तिगत व्यक्ति का अकाउंट लेजर मेंटेन करते हैं। दूसरा हमारा होता है रियल, रियल में हमारे बैंक भी आता है, कैश भी आता है, सारी वस्तु आती है जैसे वाहन, मशीनरी, ये सारी वस्तु आती है वास्तविक में। इन दोनों में जो खाते नहीं आते हैं वो आते हैं नाम मात्र यानी नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के दो गोल्डन रूल क्या होते हैं, पहला आई सभी एम देयर, सभी आय व्यय डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, सभी आय, आय और लाभ, प्रॉफिट, लाभ, आय प्रॉफिट, और लाभ क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक। सभी व्यय और हानि डेबिट। डेबिट। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये चीज मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गई है पर्सनल अकाउंट और उसके गोल्डन रूल। तो हम एक आपको छोटा सा टेस्ट पेपर जैसा देंगे, आप उसे अपने उस पर लिखिएगा पूरा कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। ठीक है। हम आपको एक 10 या 20 एंट्रीज का एक आपको क्वेश्चन पेपर बना के आपको देंगे, आप अपने लेवल पे कीजिएगा ताकि आप अपने माइंड को सेट कर सके कि कितना आपने इस चीज से सीख लिया कि ये चीज क्या डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। क्योंकि यही यही रूल है जो बड़ी से बड़ी अकाउंटिंग, बड़ी से बड़ी कंपनी की अकाउंटिंग में यही रूल फॉलो होता है। इसके अलावा और कोई रूल नहीं होता, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगता उसमें, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट, क्या चीज डेबिट क्या चीज क्रेडिट, इसी रूल पे चलती है। ठीक है। अच्छा, हम इतनी सारी एंट्रीज कर रहे हैं टैली पे और इतना सारी अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अब ये एंट्रीज देख के तो कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या है अकाउंट्स, क्या है सारी चीजें। अभी तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो यूएलबीज में बनाते आ रहे हैं वो केवल आय और व्यय पत्रक बोलते थे, आय व्यय बनाते थे हम, है ना। वो एक तरह का रिसीव पेमेंट होता कि कितना साल भर में आया और कितना साल भर में गया, इस चीज का विवरण होता था। इसके अन्यथा और कोई विवरण, ज्यादा से ज्यादा हम एक और विवरण ही बनाते थे जिसको हम बैंक समाधान पत्रक बोलते हैं। अकाउंट रिलेटेड, हम अकाउंट रिलेटेड अगर कोई आपसे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ मांगे, अंतिम लेखे स्वरूप कुछ मांगता था तो हम लोग आय व्यय पत्रक देते थे, उसी की ऑडिट कराते थे और उसी को ही सब चीज फाइनल मान दिया जाता था। लेकिन इस आय व्यय पत्रक से केवल आपको साल के दौरान प्राप्ति और साल के दौरान व्यय का ही विवरण मिलता था। इससे आपके संस्थान की, आपकी नगर परिषद की वित्तीय स्थिति का कोई अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकता, अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट नहीं लगा सकता। वो केवल ये जान सकता है कि आपकी नगर पालिका की, आपकी नगर परिषद की साल भर में कितनी आय हो रही है और कितनी व्यय हो रही है। ठीक है। तो अब आप समझ गए, आपके जो सिंगल एंट्री सिस्टम आपके यहाँ लागू है जो कैश बुक से लिखी जाती है, उससे बनाया भी केवल आय और व्यय पत्रक, वो साल के दौरान का आय व्यय पत्रक ही बनाया जा सकता है और कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए हम डबल एंट्री के फॉर्म में आए हैं ताकि हम जो और जरूरी चीजें होती हैं और जो जरूरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वित्तीय पत्रक होते हैं, विवरणी पत्रक होते हैं, तो वो सारे विवरणी पत्रक हम उपलब्ध करा सके, वो सारे विवरणी पत्रक हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। तो इस चीज पे अपन आगे देखते हैं कि किस किस टाइप के विवरणी पत्रक हमको अकाउंट्स में बनाने हैं। ठीक। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपनी अपनी बैलेंस शीट्स जो है अपनी अपनी नगर पालिका की, जो हमने आपको 16-17 की दी हुई बैलेंस शीट्स, वो लेके बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आएंगी कि फॉर्मेट ऐसे हमारा ठीक थोड़ा सा क्या क्या है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट ही है सब कुछ। ठीक है। आज अपन टैली नहीं करेंगे, टैली अपन कल के उस पर जाएंगे और थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज करेंगे आपकी यूएलबी रिलेटेड या जो भी है, हम उसको थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज करेंगे। अच्छा, इस बीच में हम आपको आज या कल में हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे ताकि आप डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल इजीली समझ सकें। ठीक है। तो ये प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक सभी चीजों का धीरे धीरे से बताता हूँ कि किस चीज का क्या उपयोग होता है, किन चीजों में उपयोग होता है।
बनाने का तरीका अभी नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, ताकि आपसे कोई बोल सके तो आप लोग उस चीजों को समझ सके। क्योंकि क्या होता है, हम लोग आते हैं मीटिंग में, हमसे पूछा जाता है आप जानते हो ये क्या है बैलेंस शीट, हमसे अचानक से पूछा जाता है, जबकि सबको पता है कि ये इतने हम लोग एडवांस नहीं है, इतने बड़े वो नहीं है, हम इतनी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन तो भी अचानक आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट बताइए क्या है। तो सिर्फ उतनी चीजों को हम आज आज समझेंगे, है ना। आज हम ज्यादा चीजों का नहीं करेंगे, हम इतनी चीजें समझेंगे। वित्तीय पत्रक में सबसे पहली चीज होती है वो है बैलेंस शीट। नॉर्मल भाषा में भी आपने सोचा होगा कि आपसे मांगा जाता है कि बैलेंस शीट बनी क्या, बैलेंस शीट भेजो हमारे पास। वित्तीय पत्रक को नॉर्मल भाषा में लोग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, जबकि वित्तीय पत्रक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट में, बैलेंस शीट होती है, आय व्यय पत्रक होता है, नकदी प्रवाह प्रबंधन होता है, प्राप्ति एवं लेखा होते हैं, खातों की टिप्पणी होती है, वित्तीय कार्यालय दर्शक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिला के हमारा पूरी एक साल की विवरणी बनती है, एक साल के वित्तीय पत्रक बनते हैं पूरे। किसी भी कंपनी में ये सारी चीजें होती हैं। अभी जो जुड़ा है हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि अपन वित्तीय पत्रक की बात कर रहे हैं। अभी अपन आज टैली नहीं करेंगे, आज अपन एंट्रीज नहीं करेंगे, आज अपन बात करेंगे कि अकाउंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय पत्रक, या कौन कौन सी विवरणी बना के हम फाइनल रिजल्ट में लेके आते हैं। आज हम सिर्फ इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए, इसमें जितनी भी चीजें दी हुई है, इसमें केवल और केवल बैलेंस शीट एक ऐसी चीज होती है जो पूरे साल का प्लस पिछले सालों का जितना भी लेखा जोखा होता है वो अपने में लेके आता है। सिर्फ बैलेंस शीट एक ऐसा पार्ट होता है जो नेवर एंडिंग होता है। ठीक है सर, बैलेंस शीट में आपके इस साल के साथ ही साथ पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड, पिछले साल का कुछ अमाउंट बैलेंस लेके हम बैलेंस शीट पे लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आय व्यय पत्रक होता है, जो हमारा आय व्यय पत्रक होता है, वो केवल इसी साल का, जिस वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी वित्तीय वर्ष खत्म हुआ हमारा 19-20, आय व्यय पत्रक केवल एक वित्तीय वर्ष का यानी चालू वित्तीय वर्ष का बनता है, करंट ईयर जिसको बोलते हैं हम, करंट ईयर का। आय व्यय पत्रक कभी भी 2 साल का 3 साल का नहीं बनता है, आय व्यय पत्रक हमेशा 1 साल का बनता है, इस करंट ईयर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो पिछले कई सालों का मिलान करके, कई सालों के बैलेंसेस उठा के बनाई जाती है, और बैलेंस शीट कभी खत्म नहीं होती। आय व्यय पत्रक इसी साल के लिए लागू होता है, इसी साल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आय व्यय पत्रक केवल 1 साल का बनता है और इसी साल के लिए बनता है, फॉर 1 ईयर, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, और बैलेंस शीट हमारी एज ऑन होती है, मतलब आज की तारीख तक, आज की तारीख तक अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स करे हैं, कोई बहुत सारे बैंकों में ट्रांजेक्शन्स करे हुए हैं, तो वो आज की तारीख तक का बैलेंस बताएगा बैलेंस शीट में। तीसरी चीज होती है नकदी प्रवाह विवरणी पत्रक। देखिए, आपके यहाँ पे कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं में कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में दे दूं, आपके यहाँ पे एसेट बनती है, आपके यहाँ पे निर्माण कार्य होते हैं जो हमारी एसेट होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे निर्माण कार्य होते हैं जिससे हमारी संपत्ति बनती है। तो संपत्ति बनाना और इन्वेस्टमेंट एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर आप संपत्ति बनाएंगे नहीं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा नहीं। तो बोलते ना हम लोग नॉर्मल आम भाषा में कि कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो हमको प्रॉफिट दे, तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हम करते हैं संपत्ति बनाने में। ठीक है, तो एक प्रकार की एक्टिविटी ये हो गई संपत्ति बनाना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। दूसरी प्रकार की एक्टिविटी होती है हमारी डे टू डे, हमारी दूसरी प्रकार की एक्टिविटीज होती है डे टू डे, जैसे सैलरी देना, टेलीफोन के खर्चे उठाना, प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है। ये संपत्ति बनाने से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारी रेगुलर ऑपरेशनल, जैसे हम ऑपरेशन बोलते हैं, परिचालन व्यय जैसे हम परिचालन करने के लिए बोलते हैं ना, कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए हम उसे ऑपरेशनल बोलते हैं।
तो दूसरी टाइप की हमारी ये एक्टिविटी होती है। ठीक, एक हमारी हो गई ऑपरेशनल, एक हमारी हो गई इन्वेस्टिंग, एक हमारी होती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में होता है जैसे हमारे लोन रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्योंकि वो लोन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। लोन रिलेटेड जैसे हम हुडको से कोई भी लोन लेते हैं, हुडको से हम कोई भी लोन लेते हैं तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इन तीन टाइप की एक्टिविटीज हमारे यहाँ अगर बाइफरकेट करना चाहे, तीन तरह के हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, तो वो नकदी प्रवाह में हमको पता लगता है कि कितना अब उसमें क्या पता लगता है, उसमें ये पता लगता है कि आपके डे टू डे खर्चों में, आपके डे टू डे ऑपरेशंस में कितना नकदी प्रवाह या तो बढ़ा या तो घटा, सिर्फ इतना पता लगेगा। क्योंकि आपको भविष्य में भी जब आप बजट या ऐसा कुछ बनाएंगे तो आप उसको लगेगा कि नकदी प्रवाह में किस चीज में हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम संपत्ति ज्यादा बना रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशनल खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, और हम लोन कितना ले रहे हैं साल दर साल। तो ये सारी जानकारी होती है। कैश फ्लो भी सिर्फ केवल करंट वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष के लिए बनता है कैश फ्लो भी। ठीक है, तो ये हमारा चालू वित्तीय वर्ष के मिलता है। एक होता है प्राप्ति और भुगतान, ये आपको मैंने समझाया था, ये आप लोगों का आय व्यय पत्रक होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक, ये आप लोग जिस मेथड को आप लोग अपनाते हैं आय और व्यय पत्रक बनाने के लिए, सेम टू सेम ये रिसिप्ट और पेमेंट होता है। कितना साल भर में आया और कितना साल भर में भुगतान किया, केवल इसमें और केवल इसमें उसमें केवल यही जानकारी होती है कि कितना आया और कितना भुगतान किया। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी आय व्यय पत्रक जो बनाते हैं उसमें बनाते हैं कि कितना शेष है बैलेंस। आप कभी ये नहीं लिखते कि इतना मुनाफा हुआ या इतना नुकसान हुआ। ठीक है, बजट की बात अपन नहीं करेंगे, बजट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि अकाउंट्स ट्रांजेक्शन हो चुके बनाता है। बजट अपन किसी और सेशन में, उसके 2-3 सेशन अलग अपन करेंगे। बजट एक अलग एक्टिविटी होती है। ठीक है, बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, बजट केवल एक अनुमानित पत्रक होता है जिसके आधार पे आप लोगों को अपने खर्चे को बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और खातों पर टिप्पणी, ये मैंने आपको बताया था, नोट्स टू अकाउंट, खातों पर टिप्पणी जो होती है, जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अगर कोई बैलेंस शीट में फिगर आई है तो वो कहाँ से आई है और कहाँ से हमारा सारी चीजें समझने के लिए एक तरह से समरी जिसे बोलते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे कि ऊपर एक्ट पढ़ा होगा तो आपने पूरा पूरा ऊपर एक्ट लिखा रहता है और नीचे उसकी समरी लिखी होती है कि ये चीजें चेंजेस हुई थी और ये आया था। तो उसी टाइप की एक समरी हमारी होती है। ठीक है, वित्तीय कार्यकलाप दर्शक एक तरह से ये मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, जिसमें आप लोग ये लिख के देते हैं, हम लोगों ने भी दी हुई है, जिसमें आप लोग ये लिखते हैं कि आप लोगों ने साल भर में क्या इसमें काम करा अकाउंट्स रिलेटेड। ठीक है, ये इसका कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। आपके ऊपर के 4 या 5 चीजें होती हैं, पहली बैलेंस शीट, दूसरा आय व्यय पत्रक, तीसरा प्राप्ति एवं भुगतान और चौथा खातों की टिप्पणी। ये एक बहुत ये सारी चीजें हमारी 4 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन नीचे। मैंने आपको बताया था कि जब आप भी आप लेजर बनाइए तब आप ग्रुप से ही डालना, टैली पे बताया था। तो उसकी वजह क्या है, आय एवं व्यय पत्रक या बैलेंस शीट में बताए गए किसी भी मध्य की पद्धति लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करते समय मध्य के महत्व पर उचित ढंग से विचार किया जाएगा। जब तक आप उस लेजर को क्लासिफाई सही नहीं करेंगे, जब तक आप उस लेजर को क्लासिफाई सही नहीं करेंगे तो उसको ट्रीटमेंट भी सही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर लेजर का जैसे एक्सपेंडिचर के लेजर हुए तो उनका ट्रीटमेंट दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ। इनकम का लेजर दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट डिफाइन किया हुआ है। हर चीज का यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। एमपीएमएम मैंने दिया हुआ है आपको, एमपीएमएम में वो सारी चीजें डिफाइन दी हुई है, बहुत डिटेल में दी है। अपन यहाँ पे समरी में कर रहे हैं, ये अपन ने समरी सारी चीजों की बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अपन ने 4 फाइनल पत्रक देख लिया, अपन ने बैलेंस शीट देख ली, अपन ने इनकम एक्सपेंडिचर देख लिया, अपन ने कैश फ्लो देख लिया और अपन ने रिसीव पेमेंट देख लिया। जो नोट्स टू अकाउंट होता है, 5वां जो चीज है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो वो अकाउंट से समझने के लिए ज्यादा बेहतर होता है, वो समरी होती है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारी अकाउंट से बनती है, जो लेजरों से बनती है, जो हम एंट्री करते हैं उनसे बनती है। अच्छा देखिए, कौन सी चीज, कौन सा लेजर बैलेंस शीट में क्लासीफाई होगा, कौन सा लेजर इनकम एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई होगा, ये 2 चीजों के लिए
आपको मैंने बता दिया कि आप जब भी अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, आपको उस समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेजर हमारा पर्सनल है, ये हमारा लेजर हमारा रियल है, और ये लेजर हमारा नॉमिनल है। नॉमिनल के जितने भी लेजर होते हैं, नाम मात्र खाते के जितने भी लेजर होते हैं, वो आय व्यय होते हैं, उससे आय व्यय बनता है। नाम मात्र के खाते आय व्यय होते हैं, और वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, उनके बैलेंसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आपने इस साल टेलीफोन का खर्चा 10,000 रुपए करा, तो अगले साल वो खर्चा बढ़ा जोड़ के तो लेके जाओगे नहीं, वो इस साल खर्चा करा, इसी साल में कहानी खत्म। अब अपन नए साल में गए तो नया नया लेजर चालू करेंगे, जीरो से चालू करेंगे। ठीक। अच्छा, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, वास्तविक खाते और व्यक्तिगत खाते, ये दोनों जो खाते होते हैं ये बैलेंस शीट में आते हैं। ये जो दोनों खाते होते हैं ये बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, वास्तविक खाते और व्यक्तिगत खाते, ये दोनों खातों से बैलेंस शीट बनती है। और इन दोनों टाइप के खातों का, खाते बोलने का मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट, इन दोनों टाइप्स ऑफ अकाउंट के बैलेंसेस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे आप मान के चलिए कि आपने के एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका 10 लाख रुपए का एक बिल आया था, आपने 10 लाख रुपए का बिल पास कर दिया, सारी चीज पास हो गई, लेकिन केवल भुगतान उसको 5 लाख रुपए किया गया, है ना। 5 लाख रुपए का इस साल के अंत तक भुगतान किया गया। हमने बिल तो 10 लाख का चढ़ा दिया, लेकिन उसको भुगतान केवल 5 लाख रुपए करा। अब उसको 5 लाख रुपए हमें और भुगतान करना है, हमें उसको 5 लाख रुपए और भुगतान करना है, लेकिन ये वित्तीय वर्ष खत्म हो गया। तो क्या हम अपने अकाउंट से उसके 5 लाख की जो हमारे ऊपर उधारी है उसको हटा देंगे क्या? उसको हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे। हमारे जो 5 लाख रुपए की उधारी है हमारी, हम उसको बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हम उसको अगले साल में अपनी ओपनिंग लेके जाएंगे। जैसे आप लोगों को बजट में प्रॉब्लम आई होगी, पुरानी देनदारियां, है ना, बजट में कई लोगों के आया था कि पुरानी देनदारियां कैसे दें। पुरानी देनदारियां तो हमारे उसमें दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो पुरानी देनदारियां जो है वो सारी की सारी बैलेंस शीट में आ जाती है। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो 5 लाख रुपए, वो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा कि हमारे 5 लाख रुपए इस कॉन्ट्रैक्टर को देने हैं। वैसे ही आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स कई लोग 2-2 साल 3-3 साल तक जमा नहीं करते। अब हमारा तो वो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू हो गया उनके ऊपर 1 तारीख को, साल की पहली तारीख को प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू हो जाता है। ये आपके एक्ट में लिखा हुआ है, साल की पहली तारीख को प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू हो जाता है। ठीक है, अब वो साल के अंत तक नहीं आया, 31 मार्च तक नहीं आया, 2 साल तक नहीं आया, तो क्या हम उसको अपने अकाउंट से हटा देंगे क्या? नहीं, हम उसको दिखाएंगे कि हमें इस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, क्योंकि ये कानूनन हक हमारा हो चुका है, हमें उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, तो हम उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, संपत्ति आपने इस साल में खरीदी, आपने इस साल में वाहन खरीदा, अब क्या वाहन क्या एक ही साल के लिए दिखेगा क्या आपके पास? वाहन तो आपके लिए 4 साल 5 साल 6 साल जितने साल भी यूज इस्तेमाल होगा, तब तो आपको पता लगना चाहिए ना कि वो वाहन आपके पास है और इस्तेमाल हो रहा है। तो जब तक आप उसे बैलेंस शीट में लेके नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, वैसे ही आप लोन लेते हो, बैंकों से लोन लेते हो, आज आपने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया, इसी साल में तो चुका नहीं देंगे। अब आपने इस साल केवल 25 लाख की किस्त चुकाई, अगले साल आपको 25 लाख बचे हुए पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी अपने लेखों में, तो हम उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो नाम मात्र के खाते होते हैं वो ऐसे खाते होते हैं जो आय व्यय से रिलेटेड होते हैं, हमारे जैसे सैलरी हो गई, टेलीफोन हो गए, हमारे न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, मरम्मत के भी जो खाते होते हैं वो भी हमारे नाम मात्र के खातों में आते हैं। मरम्मत, संपत्ति मरम्मत, सड़क की मरम्मत, नाली की मरम्मत, ये हमारे नाम मात्र खाते होते हैं, क्योंकि इसमें हम संपत्ति बना नहीं रहे, केवल उसका रखरखाव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी 2 चीजें क्लासीफाई हुई। अब आप यहाँ पे एक माइंड सेट बनाइएगा, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आते हैं, और नाम मात्र के जो खाते होते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो आय व्यय से रिलेटेड होते हैं, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मतलब एक अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में एक टूल होता है, आपने ट्रायल बैलेंस भी कई लोगों के मुंह से सुना होगा। ट्रायल बैलेंस कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय पत्रक नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा तरीका है, टूल है एक तरह का, जिससे आपका लेखों में, क्योंकि पुराने जमानों में देखिए टैली में आपको ट्रायल बैलेंस का बहुत ज्यादा यूज कभी नहीं आएगा,
पुराने जमानों में लोग खाते को हाथों से लिखते थे। पहले वो कैश बुक में एंट्री करते थे, जैसे आप लोग भी आज करते हैं, जैसे आप लोग कैश बुक में एंट्री करते थे, फिर जाके पर्टिकुलर लेजर में एंट्री करते थे। जैसे हमने टैली में देखा, केवल हमने एक एंट्री पास करी, एक एंट्री पास कर दी, टैली ने दूसरी एंट्री अपने आप पास कर दी, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन पुराने जमाने में आज भी आप लोग देखते हुए कई मतलब राशन की दुकानें या पुराने दुकानों पे वो खाता बही रखते हैं, लाल कलर की पूरी किताब होती है, बही खाता बोलते हैं उसे। ठीक है, तो पहली एंट्री तो वो कैश बुक में करते हैं, फिर साल दिन भर की एंट्री को वो पर्टिकुलर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। आप देखिए कितना पुराना हमारे हिंदुस्तान का कितना पुराना तरीका है खाते लिखने का, तो भी वो डबल एंट्री फॉलो करते हैं। एक लंबी सी पुस्तक होती है जिसे वो लेजर बोलते हैं, उसमें पन्ना निकालते हैं, कैश बुक में एंट्री को वहां पे चढ़ाते हैं। तो मैनुअल एंट्री की जाती थी, पोस्टिंग बोलते हैं सर, मैनुअल पोस्टिंग की जाती थी पहले कैश बुक में और फिर पर्टिकुलर लेजर में। तो कई बार क्या होता था कि 10,000 की, यहाँ पे देखिए मैनुअल एरर होता है, हाथों से एंट्री हो रही है, तो कई बार आपकी कैश बुक में तो मिस्टेक होती है। तो 10,000 यहाँ पे कैश बुक में एंट्री करी और वहां पे केवल 1,000 में हुई, या वहां पे 1 लाख से हो गई। तो डेबिट 10,000 से हुआ, क्रेडिट 1 लाख से या 1,000 से हुआ, तो डिफरेंस आता है अकाउंट्स में। तो इसी का एक सोल्यूशन था ट्रायल बैलेंस, कि सभी खातों का हम बैलेंस लिख लेते थे। अगर जैसे कैश का बैलेंस है 10,000 रुपए और उस चीज मतलब बाकी का टोटल है 9,000 रुपए, तो हमको पता लग जाता था कि कहीं ना कहीं हमसे खाते लिखने में गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमसे अकाउंट्स लिखने में गलती हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस यूज करते थे। अच्छा, ट्रायल बैलेंस दिखा दूं मैं क्या होता है। ये देखिए तलपट, इसमें सभी चीजों के लेजर आते हैं, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है पर्सनल की, पर्सनल आए, रियल आए, नॉमिनल, सब जितने लेजर आप लोगों के लिखते थे, जितने लेजर मेंटेन करते हैं, ये सब इसमें आता है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, मैं आपको वो दिखा दूं। चलिए, ये होता है, इसमें देखिए संपत्तियां भी आ रही है हमारी। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन, प्रगतिरत, ये संपत्ति, इसमें हमारे इन्वेंट्री भी आ रही है। इसमें हर प्रकार के मतलब जितने आपकी वैल्यू में, चाहे वो 10,000 लेजर होंगे, वो इसमें आएंगे और उनका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिखता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिखेगा हर चीज का। ये एक तरह से समरी होती है, आपके लेजरों की समरी होती है। तो आपने जितना डेबिट करा उतना क्रेडिट होना चाहिए। अगर ये जाके नीचे जाके टोटल मैच नहीं करता है, यहाँ पे इन सबका लेजर का मिला के टोटल मैच नहीं करता है, देखिए कितना, इतना बड़ा ये इसलिए है क्योंकि ये सभी लेजर है, जितनी यूएलबी में लेजर बनेगा जिसमें बैलेंस होगा, वो सभी लेजर आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए इन दोनों का टोटल मैच है 23,25,243। ठीक है, तो इससे हमें प्राप्त क्या होता है, इससे हमें ये प्राप्त होता है कि हमारे लेजर में कहीं पे भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहने का कोई गणितीय, ठीक है, मतलब कोई कैलकुलेशन, चाहे टोटलिंग मिस्टेक या ऐसी कोई कैलकुलेशन वाली मिस्टेक नहीं है। टैली पे सॉफ्टवेयरों पे ये मिस्टेक नहीं होती है, सॉफ्टवेयरों पे ये कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, ये मिस्टेक्स आपसे होती नहीं, सॉफ्टवेयर टोटलिंग मिस्टेक्स नहीं करते हैं, कोई पोस्टिंग मिस्टेक्स नहीं करते कि 10,000 को 1 लाख करें। तो इसलिए ये ट्रायल बैलेंस का बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरह का टूल है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, जहां पे मैनुअल होती थी, जहां पे मैनुअल होती थी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, एक तरह का टूल है। इनकम एक्सपेंडिचर, आपके नाम मात्र के खाते, आय वाले राइट हैंड साइड आते हैं, व्यय वाले लेफ्ट हैंड साइड आते हैं। टैली में आपको खोल के दिखाता हूँ, टैली ना, ऑफिशियल फोल्डर, टैली मैंने आपको खोल के दिखा दिया। ठीक है,
ये देखिए, आय व्यय के 2 या 3 नाम होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब भी आय व्यय होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब भी आय व्यय होता है, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग में आपको बता दूंगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस को आप इनकम एक्सपेंडिचर आपके में दिखने लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी एंट्रीज होती है, इसमें आप चेक करके सकते हैं। ये देखिए, जितनी भी आय है, जितनी भी आय है हमारी, जितनी भी आय है हमारी, वो प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी आय राइट हैंड साइड पे आ गई, व्यय लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। आप अपनी बैलेंस शीट देखिएगा तो आपकी कुछ दो टाइप के है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। आपकी बैलेंस शीट वर्टिकल होगी। आप टैली में भी इसको आप टैली में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, टैली में भी वर्टिकल हो गई बैलेंस शीट, ऊंची से नीची हो गई, ठीक। टैली यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को बहुत ही इजी पड़ता है टैली का, ठीक। टैली में आपकी ये पूरी ऊपर से लेके नीचे बन गई, जो हमने कल एंट्री करी थी, मैं उसी को दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स आपका ये हो गया और यहाँ पे नीचे एक्सपेंसेस हो गए। आपकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी फॉर्मेट में बनी हुई है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें भी ट्रायल बैलेंस है, टैली में भी ट्रायल बैलेंस होता है। देखिए, इसका भी टोटल आपका बराबर मैच करता है, क्योंकि टैली एरर नहीं करता है ना, अकाउंट एरर नहीं करता आपका कि वो टैली एरर करे, आपकी टोटलिंग मिस्टेक नहीं करता, पोस्टिंग मिस्टेक्स नहीं करता। तो इसलिए आप देखिए, ट्रायल बैलेंस आपका मैच है 5,11,200 रुपये से, ठीक। ये हो गया हमारा। अब आए अपन बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में भी आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, आप वर्टिकल करना चाहते हैं, सेटिंग में F12 दबाते हैं अपन, और ये बैलेंस शीट। देखिए, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लॉज में, जैसे नगर पालिका ने अपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट का फॉर्मेट अलग बनाया है, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है, सोसाइटीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स है, तो टैली कोशिश करता है कि जितने फॉर्मेट्स हो सके उतने फॉर्मेट्स अपने पे आ जाए, और बहुत सारा मॉडिफिकेशन वो देता है। मैं आपको ऐसे मॉडिफिकेशन के साथ दे दूंगा कि सिर्फ आपको उसको प्रिंट मारने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन के साथ आपकी टैली आती है, ठीक है। देखिए, इसमें कैपिटल अकाउंट, एमपी गवर्नमेंट जो हमने कल एंट्री करी थी, इसमें आप देखिए, उसमें नाम मात्र के खाते थे, जो हमारा आय व्यय, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर था, उसमें नाम मात्र। इसमें सारे आपको रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट देखेंगे। पर्सनल अकाउंट आपका ये सन्ट्री क्रेडिटर्स में था, ये देखिए यहाँ क्लासीफाई हो रहा है। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका बैलेंस जीरो है। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका बैलेंस साल के एंड में जीरो हो गया। अगर ये वाली एंट्री हम हटा दें, ये वाली एंट्री को हम डिलीट कर दें, तो देखिए उसको हमने पेमेंट नहीं करा, तो देखिए उसको हमारी 4 लाख रुपए उधारी दिखाता रहेगा, ठीक है। ये 4 लाख रुपए हमको वो दिखाता रहेगा। हेलो, हाँ। कई बाजार में उसको जल का पैकेट या पैसे नकद दे दूंगा। ये 4 लाख रुपए हमको दिखाता रहेगा। इसको वापस कर दे। ठीक है, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मुझे आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है, ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपकी बैलेंस शीट्स आपको दी गई है। आप एक बार अपनी बैलेंस शीट भी जरूर देखिएगा, वो इंग्लिश में बनी हुई है, हिंदी वाली भी आपको मेल करी गई थी, तो आप इस फॉर्मेट को जरूर देखिएगा। ये फॉर्मेट है, ये केवल फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें देखिए, आप कर राजस्व, निर्देशित राजस्व क्षतिपूर्ति, यानी आपके जो रेवेन्यू वो कंपनसेशन आता है, ठीक है सर। ये आपके आय व्यय का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाया गया है, ये केवल एक फॉर्मेट है। तो आप इस फॉर्मेट में देखिएगा और लेजर्स पढ़िएगा, उस लेजर्स में आपको क्लियर दिखेगा कि कोई भी पर्सनल या रियल अकाउंट इसमें नहीं आ रहा है। ये बहुत डिटेल में है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके यहाँ कभी यूज नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट ऐसा दिया गया है, इसलिए हम लोगों को यही फॉलो करना पड़ता है। ये हमारे फॉर्मेट में है। ये MPMM में भी आप देखेंगे तो चैप्टर है उसमें बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का,
उसमें भी यही फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ऊपर समरी लगी रहती है, नीचे उसकी विवरणी लगी हुई है। IE 15, IE 14 कार्यक्रम है, चुनाव है, तो उसका एक ग्रुप क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये जो आपका IE 15 है, इसी का ग्रुप बनेगा आपका, ठीक है। यही ग्रुप्स बनते हैं, और अंदर वाले जो होते हैं हमारे, जिनके लेखा कोड दिए गए हैं, वो हमारा लेजर बनता है। IE का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के शेड्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप फॉर्मेट देखेंगे, इसी बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको पिपलौदा का दिखाया था पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है। आप अपनी ULBs की बैलेंस शीट भी देखिएगा, इंग्लिश में प्रिंट आउट मिली होगी, हिंदी में आपको सॉफ्ट कॉपी मिली है, प्रिंट आउट दोनों मिला होगा। तो इसमें भी देखिए आप B1, B2, B3, B का मतलब बैलेंस शीट्स का, IE का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर यानी आय व्यय पत्रक का फॉर्मेट, ठीक है। ये उसके फॉर्मेट्स है, ये उसके बीच की डिटेल होती है कि अगर वो समरी में आया है तो वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है। मेरा आपका मकसद ये बताना था कि आप इन सब चीजों को देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपके जितनी इंफॉर्मेशन आपको बनानी होती है ना, आपको जितनी इंफॉर्मेशन बनानी होती है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ अवेलेबल है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अनुदान कितना बचा है, तो सर देखिए ये अनुदान का फॉर्मेट है। अगर हम अकाउंटिंग सही करेंगे, अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के अंशदान, इसमें आप देखिए अनुदान प्राप्त कितना हुआ, स्थायी संपत्ति पे अनुदान कितना खर्चा किया गया, और राजस्व व्यय में कितना खर्चा किया गया, ये सारी चीजें दी होती हैं, ये समरी में दी होती है, ठीक है। तो आप फटाफट इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। ये सारे सब चीजें हमारी स्थायी संपत्ति की डिटेल, ये समरी होती है। एक हमारा स्थायी संपत्ति रजिस्टर अलग होता है, ठीक है। आप 2-3 चीजें और हैं हमारी जो आज के डिस्कशन में नहीं होगी, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते। आज मेरा आपको बताने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। एक दो चीजें और हमारी इंपॉर्टेंट आ रही है। एक आ रहा है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, ठीक है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, वो एक एक्स्ट्रा रजिस्टर होता है, वो भी बनाना आपको हम बताएंगे। दूसरी चीज होती है हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान पत्रक जिसे हम बोलते हैं, कि जिसमें हम अपनी कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस से मिलान करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग चेक तो काट देते हैं, लेकिन वो चेक बैंक तक नहीं पहुंच पाता, क्लियर नहीं हो पाता। तो हमने अपनी चेक बुक तो हमने अपना बैलेंस तो कम कर दिया, लेकिन बैंक का बैलेंस कम नहीं होता। कई बार उल्टा होता है कि कोई चेक आके हमारे बैंक में जमा हो जाता है, हम अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाते, तो हम उसका मिलान करते हैं। बैंक समाधान पत्रक बोला जाता है, और ऐसे इंग्लिश में BRS बोला जाता है, ठीक है। ये सारी टिप्पणियां मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप अपने से पढ़िए, आप अपने इंटरेस्ट से जगा के पढ़िए। किसी भी चीज में डाउट होता हो आप मुझे बिल्कुल भेज दीजिए। किसी की कोई क्लासेस मिस हुई हो आप मुझे बता दो, मैं उनको पर्सनली भेज दिया करूंगा। नामली को मैंने Day 3 की भेज दी है, ठीक है। आपने मुझसे मांगा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने आपको मेल कर दिया, ठीक। कैश फ्लो का स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था। कैश फ्लो में 3 गतिविधियां आपकी आ रही थी। सर जी सर अभी केसबुक के रिगार्डिंग एक डाउट है कि अभी संचालनालय से लेटर वगैरह आ रहे हैं कि आप हस्तलिखित केसबुक बंद कर दीजिए, तो डबल एंट्री सिस्टम में भी ये चलेगा क्या, ऑफलाइन केसबुक? सर देखिए, कैश बुक बंद करना, देखिए उनसे बोलिए समाधान हमको प्रोवाइड कीजिए। अगर हम कैश बुक बंद कर देंगे और अगर हम सिर्फ ई नगर पालिका में करेंगे, तो वो सारी जानकारी हमको बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? सर देखो, आप आदेश का पालन जरूर करिए कि आप कैश बुक लिखित बंद कर दें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि सर ऑडिटर्स आते हैं वो तो ऑफलाइन वाली केस बुक ही मांगते हैं, है? हेलो, हाँ सर। ऐसा है इसमें कि जो ऑडिटर आता है, ऑडिटर को अगर आप अपनी टैली की एंट्री, देखिए सर, हस्तलिखित बंद कर दें। टैली पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं, अगर आप टैली की एंट्री लिखित कैश बुक को अपनी सील साइन करके देते हैं, तो वो भी उतना ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड ही होता है। अगर आपने CMO के सील सिग्नेचर से वो प्रिंट आउट निकाल के उनको कैश बुक दे दिया, वो भी